नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग पल्लव वंश के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें हम लोग पल्लव वंश के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उनका जो क्रक्स है पल्लव वंश का, वो क्रक्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो आज का जो छोटा रहने वाला है, पर ये समझ लो कि छोटा वीडियो जरूर होगा, पर ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। इसको आप लोग देखिएगा जरूर। और इसके में मैंने पल्लव वंश के बारे में कुछ समरी डालने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि पल्लव वंश के संस्थापक इनमें से कौन था। तो देखो, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? महेंद्र वर्मन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? नरसिंह वर्मन। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है दंती वर्मा। और चौथा दिया गया सिंह विष्णु। तो देखो, सबसे पहले तो पल्लव वंश के जो शासक है, जो सबसे शुरुआती जो पल्लव वंश के शासकों में सबसे पहला नाम आता है सिंह वर्मा का। इसका पुत्र था सिंह विष्णु। ये जो सिंह विष्णु था, यही सबसे महान शासक था। मतलब शुरुआती महान शासकों में सबसे पहला इसी का नाम आता है। इस समय जो सिंह वर्मा जो थे, जो इनके पिताजी थे, तो उस समय ये एक तरह से सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। तो देखो, इसमें संस्थापक इनमें से किसको माना जाएगा? तो पहला ये डी ऑप्शन है, सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु इसका सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि पल्लव वंश के समय में कुछ बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। तो इसमें जिसमें पल्लव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखो, दो ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है संस्कृत का, जिसका नाम है अवंती सुंदरी कथा। ये संस्कृत का है। और दूसरा एक जो है, वो ग्रंथ का नाम है मत्त विलास प्रहसन। तो देखो, इन दो ग्रंथों से, एक अवंती सुंदरी कथा और दूसरा मत्स्य विलास प्रहसन, इन दोनों ग्रंथों से पल्लव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखो कि पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी। तो पल्लव वंश की देखो राजधानी कौन थी? कांची। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक है, अब देखो पल्लव वंश का पहले एरिया समझो। ये देखो, ये भारत का दक्षिण भाग है। तो ये दक्षिण भाग में ये जो देख रहे हो, ये एरिया, जिसमें कुछ एरिया तमिलनाडु का हो जाएगा और कुछ एरिया आंध्र प्रदेश का। तो ये एरिया पल्लव वंश का था। इसमें उत्तर में पेन्नार नदी बह रही थी और दक्षिण में कावेरी नदी। ठीक है, तो ये पेन्नार नदी और कावेरी नदी, इनके बीच का एरिया था। ठीक है, और देखो, अगर कोई पूछे कि पल्लव वंश का जो कांची राजधानी थी, तो क्या कांची के ये पल्लव वंश के लोग रहने वाले थे? तो देखो, पल्लव वंश के लोग कांची में नहीं रहते थे। पल्लव वंश के लोग शुरुआत में रहते थे तोंड मंडलम में। तोंड मंडलम में ही रहते थे। और बाद में क्या हुआ कि पहले पल्लव वंश में सॉरी जो पहले इस एरिया में कांची में जो अधिकार था, वो अधिकार था नाग वंश के शासकों का। नाग वंश के शासकों का अधिकार था। और नाग वंश के शासकों को हरा के पल्लव वंश के शासकों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था इस एरिया में। देखो, और इसमें जो है फिर कांची को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, तो ये आप समझ गए हो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि पल्लव वंश के सिंह विष्णु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सिंह विष्णु ने अवनी सिंह नाम से उपाधि धारण की थी। दूसरा स्टेटमेंट है उनकी राज्यसभा में भारवी नामक कवि रहते थे। और तीसरा स्टेटमेंट है सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में एक बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला और तीसरा सही है, कि पहला और दूसरा सही है, कि तीनों सही है, या तीन और चार सही है? तो देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीनों सही। ठीक है, तो देखो, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह के नाम से भी उपाधि धारण की थी। उसकी राजसभा में भारवी नामक महाकवि रहता था। और तीसरा, सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में एक बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? तीनों सही।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसके जो शासक आए उनके बारे में एक क्विक समरी समझते हैं। ये देखो, इसका सबसे पहले जो शासक आता है वो आता है सिंह विष्णु। तो पहला शासक आता है सिंह विष्णु। दूसरा आता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये दूसरा शासक है। इसके बाद तीसरा शासक आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। फिर चौथा आता है महेंद्र वर्मन सेकंड और पांचवा है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, परमेश्वर वर्मन के बाद आता है नरसिंह वर्मन सेकंड, ये छठा हो गया। और फिर आता है परमेश्वर वर्मन सेकंड। ठीक है, सातवां। अगर देखो, अगर ये कोई पूछे कि सबसे इसका अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक का नाम था इसका अपराजित। ठीक है। अब देखो इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो देखो सिंह विष्णु, तो सिंह विष्णु जो था, ये पल्लव वंश के जो संस्थापक शासकों में इसका नाम आता है। और देखो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक है कसाकुडी अभिलेख। कसाकुडी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सिंह विष्णु ने किस किस को पराजित किया था, चोल, पांड और सिंघल के राजाओं को पराजित किया था। और क्या मिलती है जानकारी कसाकुडी अभिलेख से, कि इसने चोल मंडलम पे अधिकार कर लिया था। ठीक है। और कौन कौन सी उपाधि लेता है, अवनी सिंह के नाम से ही उपाधि लेता है सिंह विष्णु। ठीक है। तो ये था सिंह विष्णु के बारे में। तो सिंह विष्णु के बाद देखो कौन शासक आता है, सिंह विष्णु के बाद शासक आता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है। महेंद्र वर्मन जब फर्स्ट बनता है, ये सिंह विष्णु का पुत्र होता है और ये बनता है 600 से 630 ईस्वी के बीच में। और ये पल्लव वंश का देखो महानतम शासक होता है। महानतम शासक क्यों होता है, क्यों इसको कहा जा रहा है, क्योंकि एक तो ये पल्लव वंश का साम्राज्य का भी विस्तार कर रहा है। दूसरा ये क्या कर रहा है, ये कला और संगीत का भी प्रेमी है। ठीक है। तो देखो एक पॉइंट इसके बारे में और सुनो, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में। इसके समय में क्या होता है, पल्लव और चालुक्य के बीच में संघर्ष होता है। कैसे संघर्ष होता है, तो देखो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था बादामी के चालुक्य का। ठीक है। तो बादामी के चालुक्य में क्या होता है कि उसका एक शासक होता है जिसका मैंने नाम बताया था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसके राज्य पर आता है और इसके राज्य पर अटैक करता है। और इसकी वजह से महेंद्र वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो युद्ध बहुत भीषण होता है। शुरुआत में तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जीत रहा होता है, पर युद्ध का समापन होते होते पुलकेशिन द्वितीय इसको भीषण युद्ध में महेंद्र वर्मन को हरा देता है। ठीक है। तो जब महेंद्र वर्मन हार जाता है तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखो बादामी का चालुक्य वंश का एक अभिलेख मैंने आपको बताया था कि एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट और महेंद्र वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीता था। ठीक है। कड़ा संघर्ष इनके बीच में हुआ था। यद्यपि ये हुआ था कि महेंद्र वर्मन ये था, ये अपनी राजधानी बचाने में सफल रहा था, पर पल्लव राज्य का जो उत्तरी हिस्सा था वो उस पर पुलकेशिन का अधिकार हो गया था। ये और किससे भी पता चलता है। ठीक है। तो देखो किस स्थान पर यह युद्ध हुआ था, तो ये जगह का नाम है पुल्लीलुर। तो पुल्लीलुर नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ था। ठीक है। अब देखो एक बात और सुनो कि ये महेंद्र वर्मन किस धर्म का अनुयायी था, तो देखो सबसे पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था, पर बाद में क्या बन जाता है, जैन धर्म का ये अनुयायी था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, पर ये बाद में शैव मत का अनुयायी बन जाता है। शैव मत का अनुयायी बाद में बन जाता है, और किसके प्रभाव में आके,
अकबर एक शैव संत थे, उनके प्रभाव में आके ये शैव मत का अनुयायी बन जाता है। और ये देखो गुहा मंदिरों का निर्माण कर रहा है। गुहा मंदिरों के निर्माण का मतलब क्या है? देखो गुफा जो होती है, ये गुफा है मान लो, तो गुफा में मान लो छेद किया और छेद करके गुफा में ही मंदिर बना दिया, इसको गुहा मंदिर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक अभिलेख है जिसमें तिरुचिरापल्ली अभिलेख कहा जाता है, तिरुचिरापल्ली अभिलेख। तो तिरुचिरापल्ली अभिलेख में इसको जो है शंकर जी का उपासक बताया गया है। ठीक है, तो शंकर जी का उपासक बताया गया है। ठीक है, अब ये थी महेंद्र वर्मन फर्स्ट की कहानी, सिंह विष्णु की कहानी हो गई। इसके बाद इसका पुत्र आता है जिसका नाम है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट क्या करता है कि ये अपने पिता की, इसका पिता था ना महेंद्र वर्मन फर्स्ट, तो ये जो पुलकेशिन से हार गया था ये बदला लेता है इससे। तो ये पुलकेशिन सेकंड से युद्ध करता है, और ना केवल ये बदला लेता है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जीता गया जितना भी राज्य था पल्लव वंश का, ये उसके अपने कब्जे में लेता है। बात को समझ रहे हैं? मतलब अपने पिता की हार का बदला ये खुद लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो नरसिंह वर्मन फर्स्ट पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध करता है, तो इसके ये सबसे शक्तिशाली शासक होता है। ठीक है, ये क्या क्या करता है, इसके काम देखो। पहले तो ये बादामी के चालुक्यों पर विजय प्राप्त करता है। विजय, ठीक है, तो बादामी के चालुक्यों को जब हरा देता है, और बादामी के जो वंश की राजधानी थी बातापी या बादामी थी, तो देखो उनको हराने के बाद ये उपाधि लेता है बातापी कोंड की। बातापी कोंड की उपाधि क्यों ले रहा है? कोंड का मतलब होता है अपहरणकर्ता। ठीक है, तो बातापी कोंड का मतलब हो गया बातापी राज्य का अपहरणकर्ता। मतलब नरसिंह वर्मन फर्स्ट जब ये हरा देता है पुलकेशिन द्वितीय को और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो ये उपाधि लेता है बातापी कोंड की। अब कोंड का मतलब होता है किसी भी चीज का अपहरण करता, तो बातापी कोंड का मतलब क्या हुआ कि बातापी के राज्य का अपहरण करता। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बातापी कोंड की उपाधि किसने ली, तो ऑप्शन क्या सही होगा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या करता है कि दक्षिण भाग पर इस पर पूरा पल्लवों का अधिकार हो जाता है, और ये बातापी कुंड की जब उपाधि लेता है, और इस तरह से वो दक्षिणापथ मतलब पूरे साउथ इंडिया का शासक बन जाता है। और देखो एक चीज और, पुलकेशिन द्वितीय जो इतना सर्वशक्तिशाली शासक था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा मरते हुए मारा जाता है। मतलब पुलकेशिन जो सेकंड था उसको कौन मार देता है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट मार देता है। ठीक है, और देखो ये क्या करता है, लंका के विरुद्ध अभियान करता है। तो लंका के विरुद्ध अभियान करता है, तो देखो लंका के विरुद्ध जब ये अभियान करता है तो लंका का जो शासक होता है वो इसके सामने सरेंडर कर देता है। तो जब लंका के शासक जब इसके सामने सरेंडर कर देता है तो इसका लंका पर भी अधिकार हो जाता है। और इससे फिर क्या होता है कि इसकी तुलना की गई है श्री राम जी से, क्योंकि श्री राम जी ने पहले लंका पर रावण को मारा था, तो इसकी तुलना की गई है कि ये दूसरे श्री राम है। तो बात को समझ गए? इसके लिए एक उपाधि है, इसके लिए उपाधि ली गई है। देखो कौन सी उपाधि ली गई है? लंका जया धरित राम, और लिखा गया है पराक्रम श्री, ये उपाधि मिली है। ठीक है, इसको और किस अभिलेख में मिली है? तो एक अभिलेख था भाई जो मैंने अभी बताया है, कासाकुडी अभिलेख। तो देखो ये इसकी उपाधि थी।
अब देखो, और ये क्या करता है, ये महान नरसिंह वर्मन जो है एक महान निर्माता भी है और कला और संस्कृति का पोषक है। क्या क्या करता है ये, देखो, ये मोनोलिथिक, एकाश्म रथों का निर्माण करता है, मंदिरों का एक तरह से ये निर्माण करता है। देखो, मोनोलिथिक या एकाश्म मंदिर क्या होते हैं, तो बात को समझना कि जैसे कोई एक बड़ी पहाड़ की चट्टान है, मतलब पूरा पहाड़ है मान लो, और उस पहाड़ को काट कर, मतलब उसमें कोई भी, जैसे आज के घर बनते हैं तो आज के घर सीमेंट से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं और गारा और सरिया से बनते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें असेंबल की जाती है। असेंबल करने का मतलब क्या समझ रहे हो बात, जैसे आप घर बनते हो तो आप नींव खोदते हो, नींव में फिर सरिया डालते हो, फिर उसके बाद सीमेंट के पिलर खड़े करते हो, उसके बाद लंटर डालते हो, तो देखो ये असेंबल किया जा रहा है बहुत सारी चीजें। पर मोनोलिथिक का मंदिर मतलब ये हो गया कि किसी पहाड़, मतलब किसी पहाड़ी को काट कर उसमें छेद ऐद करके इस तरह के मंदिर का निर्माण करना कि उसमें कोई भी चीज अलग से नहीं जोड़ी गई है, मतलब वो पूरा मंदिर जो है एक पहाड़ी या चट्टान से पूरा निकला हुआ है, उसको ऐसे तराशा गया है। बात को समझ रहे हैं? जौहरी क्या करता है, जो जौहरी रहता है, जौहरी क्या करता है, सोने को जैसे तराशता है या कोई डायमंड है उसको तराशता है और उससे एक नई नई डिजाइन बना देता है तराश तराश के। तो ऐसा ही जैसे पहाड़ों को काटोगे तराशोगे तो उससे इन लोगों ने मंदिर का निर्माण किया है। इसी कला को कहते हैं एकाश्म मंदिर या मोनोलिथिक। बात को समझ रहे हो? और नरसिंह वर्मा के ही काल में अगर क्वेश्चन आए कि चीनी यात्री आया था हुएन सांग, ठीक है, हुएन सांग आया था इसके दरबार में, और ह्यूएन सांग इसके बारे में लिखता है कि यहाँ पे 100 से अधिक, कांची में 100 से अधिक मठ हैं और यहाँ के लोग विद्या के प्रेमी हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में। अब देखो इसके बाद कौन आता है, इसके बाद उसका पुत्र आता है महेंद्र वर्मन सेकंड, और ये केवल 2 वर्षों तक शासन करता है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको मिलती नहीं है अभिलेखों से, ठीक है। अब इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। तो परमेश्वर वर्मन पत्र की जानकारी किससे मिलती है, परमेश्वर वर्मन जो फर्स्ट है ये एक दान पत्र है जिसका नाम है गहड़वाल दान पत्र। ठीक है दोस्तों, तो देखो परमेश्वर वर्मन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या पता चलता है। तो देखो एक अभिलेख है जिसका नाम है गहड़वाल दान पत्र। इस दान पत्र से हमको क्या पता चलता है कि जो बादामी के चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य। देखो, विक्रमादित्य ये उसी का परवर्ती शासक है पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है। अब देखो विक्रमादित्य क्या करता है, विक्रमादित्य परमेशन फर्स्ट का पीछा करते हुए आता है, ठीक है, इसके राज्य में, और इसको देखकर परमेशन वर्मन फर्स्ट जो था ये पहले भाग जाता है अपने राज्य से। तो इसके राज्य में क्या करता है कि ये धीरे धीरे कब्जा करने लगता है विक्रमादित्य पर। परमेशन वर्मा जो फर्स्ट था ये हार नहीं मानता है और ये एक विशाल सेना तैयार करके फिर अटैक करता है। इसमें क्या करता है फिर ये विक्रमादित्य और इसके जो पुत्र थे जिसका नाम, एक का नाम था विनयादित्य और एक का नाम था विजयादित्य, ये तीनों को हराता है और फिर अपने पूरे साम्राज्य की पूरी रक्षा करता है और विक्रमादित्य को अपने राज्य से भगा देता है। तो इस प्रकार से ये अपने राज्य की रक्षा करने में सफल हो जाता है, ठीक है। तो ये था। अब देखो पुलकेशिन द्वितीय को किसने मारा था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने मारा था, ठीक है। अब परमेशन बर्मन जो है इससे बदला लेने आ रहा है पुलकेशिन बर्मन का, पुलकेशिन का लड़का जिसका नाम क्या है विक्रमादित्य। तो बात को समझ रहे हो कि चालुक्य और ये तुम्हारा पल्लव, चालुक्य और पल्लव के बीच में बराबर संघर्ष होता रहा है। बात को समझे, पल्लव और चालुक्य के बीच में संघर्ष होता रहा है। अब देखो परमेशन बर्मन था ये भी शैव मत का अनुयायी था और इसने क्या किया, इसने मामल्लपुरम एक जगह है वहां पे गणेश मंदिर का निर्माण करवाया।
अब परमेशन वर्मन फर्स्ट के बाद आता है इसका पुत्र जिसका नाम है परमेश्वर वर्मन सेकंड। सॉरी, ये नरसिंह वर्मन सेकंड आता है। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट का पुत्र है ये नरसिंह वर्मन सेकंड, और उसके बाद में इसका पुत्र है परमेश्वर वर्मन सेकंड। ठीक है, तो ये इतने बाद के शासक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके समय में क्या हुआ था कि एक तरह से पल्लवों की शक्ति जो है वो ह्रास होती जा रही थी। बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप? बस इसके नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में एक पॉइंट सुनो कि इन्होंने जो है कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम में एक सौर मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो, सौर मंदिर का जब इन्होंने निर्माण करवाया था, और इसने अपना दूत नरसिंह वर्मन सेकंड ने अपना दूत जो है चीन भेजा था, और चीन के लोगों के लिए एक इसने बिहार बनवाया था नागपट्टिनम में। नागपट्टिनम में बिहार बनाया था चीन के लोगों के लिए। तो देखो, नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में ये आप समझो कि इसने सौर मंदिर का निर्माण करवाया है। अब देखो, सौर मंदिर की कहानी सुनो। अब आज से कुछ साल पहले चीन के राष्ट्रपति जब आए थे, तो मोदी जी ने उनका स्वागत सौर मंदिर टेम्पल में ही किया था, महाबलीपुरम के सौर टेम्पल में। समुद्र के किनारे ये टेम्पल है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये चीन का दूत यहाँ इन्होंने चीन में अपना दूत भेजा था, और चीन के एक तरह से चीन के लोगों के लिए, जो चीन के बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनके लिए इन्होंने एक बिहार बनवाया था नागपट्टिनम में। फिर इसके बाद शासक आता है परमेश्वर वर्मन सेकंड, और फिर नंदी वर्मन, और सबसे आखिरी शासक जो है वो है अपराजित। तो ये था तुम्हारा इसके शासकों के बारे में एक क्विक समरी। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि एहोल अभिलेख के अनुसार महेंद्र वर्मन का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था, और महेंद्र वर्मन के समय मत्त विलास पैसन की रचना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरा स्टेटमेंट अभी मैंने बताया कि एहोल अभिलेख के अनुसार इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो कौन सा सही है? एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मामल्ल शैली में जिन मंदिरों के रूप में मामल्ल शैली में जिन मंदिरों के रूप में निर्माण हुआ था रथों का, उसमें सबसे छोटा मंदिर कौन सा था? तो देखो, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नकुल सहदेव रथ, दूसरा अर्जुन रथ, तीसरा है भीम रथ, और चौथा है द्रौपदी रथ। तो सबसे छोटा रथ कौन सा था? द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ था। ठीक है, अब देखो प्रमुख जो रथ बनते हैं, देखो होता क्या है कि ये लोग मंदिरों का निर्माण करते हैं, वो रथों के रूप में करते हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि रथों पे बैठे हुए है और मंदिर का निर्माण इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने देखो पिक दिखाता हूँ आपको। तो प्रमुख रथ कौन कौन से हैं? देखो, द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव रथ है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है, धर्मराज रथ है, गणेश रथ है, पिंडारी रथ है। ठीक है, तो ये रथों का निर्माण होता है। ये देखो, ये देखो द्रौपदी रथ। ठीक है, ये मंदिर है। ये देखो, एक ये मंदिर है धर्मराज रथ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कि मामल्ल शैली के बारे में निम्नलिखित क्या सही है? द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ मंदिर है, और धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नकुल सहदेव रथ मंदिर को छोड़कर सभी मंदिरों में दुर्गा, इंद्र, शिव और गंगा आदि मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। तो ये बात भी सही है। हाँ, अब चौथा स्टेटमेंट देखते हैं कि इन मंदिरों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। तो इसको ब्लैक पैगोड़ा भी कहा जाता है। ये बात ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया? चारों सही। ठीक है, अब देखो सिंह, विष्णु, ये सब तो आप क्रोनोलॉजी आप समझ गए हैं कि कौन कौन से। अब देखो
देखो, अब देखो, पल्लव जो कला है, पल्लव वास्तु के बारे में हम लोग समझते हैं कि पल्लव, देखो वास्तु जो है ना, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसके समय में मंदिरों का बहुत निर्माण होता है पल्लव काल में। ठीक है। तो पल्लव काल में चार जो शैली विकसित होती है, मंदिर निर्माण की चार शैलियां हैं, तो वो पल्लव काल में विकसित होती है। उनकी शैलियों के नाम सुनो क्या क्या है। पहली शैली का नाम है, पहली शैली का नाम है महेंद्र शैली। ठीक है, ये पहली शैली है, ये महेंद्र वर्मन के समय में चालू हुई थी। दूसरी शैली का नाम है, दूसरी शैली का नाम है महामल्ल शैली। ये 640 से 674 ईस्वी के बीच में रहती है। महामल्ल शैली में ही देखो दो तरह के मंदिर बनने लगते हैं। इसी के समय में रथ मंदिरों का निर्माण होता है। रथ मंदिर महाबलीपुरम में इसका निर्माण होता है। देखो रथ, मैंने अभी आपको दिखाया रथ मंदिरों की, किस तरह से रथ मंदिरों का निर्माण होता था, और सबसे छोटा रथ मंदिर कौन है और सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन है। ठीक है। अब देखो तीसरी शैली कौन सी है, राज सिंह शैली। ये रहती है 674 से 800 ईस्वी। और चौथी शैली है नंदी बर्मन शैली। ये रहती है 800 से 900 ईस्वी तक। तो ठीक है, चार शैली मैंने, मंदिर निर्माण की वास्तु, मंदिर निर्माण की कला, इसमें चार तरीके की विकसित होती है। पहली है महेंद्र शैली, दूसरी है महामल्ल शैली, तीसरी है नरसिंह तीसरी है राज सिंह शैली, जिसका निर्माण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह। ठीक है। और चौथी है नंदी बर्मन शैली। ठीक है। तो ये चार शैलियां हैं। अब महेंद्र शैली की भी कुछ विशेषताएं हम लोग देखते हैं। तो महेंद्र शैली की देखो क्या विशेषता है, कि ये महेंद्र फर्स्ट के समय में शुरू की गई थी। ठीक है। अब देखो प्राकृतिक शिलाओं, जिसको इंग्लिश में शिलाओं को कहते हैं केव, गुफा को भी इंग्लिश में केव ही कहते हैं। ठीक है। तो गुफा को काट कर मंदिर बनाए गए, जिन्हें मंडप कहा गया। देखो काट के, गुफा को काट के ये लोग मंदिर बनाते थे, और इसी को मंडप कहा जाता था। ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। मंडप ये जो थे, ये साधारण स्तंभ युक्त और पिछली दीवारों पर एक से अधिक कक्ष बनाए जाते थे। ठीक है। अब देखो शैव मंदिरों में क्या होता था, शैव मंदिरों का जो निर्माण हो रहा है, इसके गर्भगृह में, गर्भगृह देखो क्या होता है, कि देखो जैसे ये मंदिर है, ठीक है, ये मान लो मंदिर है, ये मंदिर का मान लो मंडप है, ठीक है, वर्गाकार होता था। तो उसमें ये गर्भगृह क्या होता है, ये जो गर्भगृह ये बीचों बीच होता था, और इसमें भगवान की स्थापना की जाती थी। ठीक है। और इसके चारों ओर ये जो इस राउंड शेप में आप देख रहे हो, इसको बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है। इसमें लोग चक्कर लगाते थे, इस तरह से चक्कर लगाते थे। ठीक है। तो बात को समझना कि ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह में जो शंकर जी का मंदिर था, उसके गर्भगृह में लिंग रहता था, और जो विष्णु जी का मंदिर होता था, उसके गर्भगृह में विष्णु जी की मूर्ति लगाई जाती थी। ठीक है। अब जैसे ये मंदिर है, और मंदिर का चबूतरा मान लो ये है, ठीक है, तो इसके चबूतरे के सामने जो एंट्रेंस मेन गेट होता था, इसके एंट्रेंस गेट पे द्वारपाल खड़े जाते थे, द्वारपाल खड़े किए जाते थे बहुत सारे। ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। तो एक बार फिर से देखो, महेंद्र शैली क्या थी, महेंद्र वर्म फर्स्ट के समय में शुरू हुई है। प्राकृतिक शिलाओं को काट कर मंदिर बनाए जाते थे, जिन्हें मंडप कहा जाता था। और मंडप क्या थे, साधारण स्तंभ युक्त थे, जिनकी पिछली दीवारों पर एक से अधिक कक्ष बनाए जाते थे। अब चौथा इसमें मेन पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो शैव मंदिर में गर्भगृह में लिंग, और वैष्णव मंडप के गर्भगृह में विष्णु जी की मूर्ति स्थापित की जाती थी। और मंडप के बाहर बने मुख्य द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियाँ होती थी। ठीक है। तो ये देखो महेंद्र शैली के बारे में था। ये देखो
ये महेंद्र शैली का एक चित्र है। ये देखो ये मंदिर है। ये कौन सा है? ये देखो पल्लवरम का पंच पांडव मंडप था ये। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो पल्लवरम का पंच पांडव मंडप है। अब चलो अगला चीज देखते हैं, अगली शैली। अब देखो ये है महामल्ल शैली। महामल्ल शैली कब विकसित हुई? नरसिंह फर्स्ट के महामल्ल के काल में विकसित हुई। ठीक है, देखो इसमें दो तरह के स्मारक बनते हैं। ठीक है, एक बनता है मंडप, एक तो आप मंडप मंडप आप समझ गए हो कि मंडप ये जिस तरह से ही बन रहे थे, तो मंडप बस ये था, मंडप बन इसी के रहे थे, पर मंडप के स्तंभ पहले की अपेक्षा पतले और लंबे हो गए थे। बस इसमें इस तरह के कुछ थोड़े बहुत अंतर हो गए थे, और ज़्यादा इसमें अंतर नहीं हुए थे। और एक इसमें स्मारक बनते हैं एकाश्म मंदिर, जिसको मोनोलिथिक टेम्पल कहा जाता है, जिसे रथ कहा जाता है। मतलब गुफाओं को काटा गया, ठीक है, बात को समझना, और उस गुफाओं को काट के रथ का आकार दिया गया और उसमें मंदिर की स्थापना की गई। बात को समझ रहे हैं कि दो तरह के मंदिर बन रहे हैं महामल्ल शैली में। पहली जो मंदिर बन रहे हैं वो मंडप आकार के बन रहे हैं, वर्गाकार, आप इससे पहले देख चुके हैं। बस इसमें क्या होता है कि जो मंडप होते हैं वो थोड़े पतले और स्तंभ उसके लंबे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे जो मंदिर बनते हैं वो बनते हैं मोनोलिथिक टेम्पल, जिसको एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था रथ मंदिर कहा जाता था। इनको मतलब एक एक विशाल चट्टान है, उसको काटा गया और उसको एक रथ का शेप दिया गया। ठीक है, और रथ के शेप में मंदिर की स्थापना की गई। तो ये था रथ। ठीक है, अब बात को समझते हैं, अगला देखते हैं। तो रथ मंदिर है ये कहाँ बनते हैं? महाबलीपुरम में। ये देखो महाबलीपुरम में बनते हैं। तो ये रथ एकाश्म मंदिर है। प्रमुख रथ कौन कौन से हैं तो देखते हैं। ये द्रौपदी रथ है, ये सबसे छोटा है। एक रथ है नकुल सहदेव रथ। ठीक है, एक रथ है अर्जुन रथ। एक रथ का नाम है भीम रथ। एक धर्मराज रथ है। तो धर्मराज रथ जो है वो सबसे प्रसिद्ध है और सबसे बड़ा भी है। एक गणेश रथ मंदिर है और एक पिंडारी रथ मंदिर है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 मंदिर रथ मंदिर का निर्माण हुआ। तो देखो सबसे छोटा द्रौपदी, मैंने अभी बताया धर्मराज रथ सबसे प्रसिद्ध और बड़ा। ठीक है, मामल्ल शैली के रथ अपनी मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। देखो मूर्ति कला भी इसमें बहुत प्रसिद्ध है। इसमें कौन कौन से देखो मूर्तियां पाई जा रही हैं, तो देखो दुर्गा जी की मूर्ति थी, इसमें इंद्र की मूर्ति थी, शिव और गंगा की मूर्ति थी, पार्वती और हरिहर और ब्रह्मा आदि की मूर्तियां भी पाई जाती है। अब देखो इस मंदिरों को क्या कहा जाता है? इस मंदिरों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। सप्त पैगोड़ा। ठीक है, ये तो कहा जाए ब्लैक पैगोड़ा। ठीक है, अब देखो ये देखो मंदिर है मामल्ल शैली के। ये देखो मंदिर। ठीक है, अब देखो तीसरी शैली देखते हैं। ये थर्ड शैली है। ये किसके काल में विकसित होती है? ये नरसिंह शैली। ये रहती है 674 से 800 ईस्वी। ठीक है, अब देखो अब इसके समय में क्या होता है कि अब इसके समय में पाषाण और ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा, मतलब पत्थरों और ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा, इसमें कौन कौन से मंदिर है? एक तो सौर मंदिर है, एक ईश्वर मंदिर है, एक मुकुंद मंदिर है। और ये द्रविड़ वास्तु शैली की अद्भुत कारीगरी का नमूना है। ठीक है,
एक मंदिर है देखो, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। एक मंदिर है बैकुंठ पेरुमाल। इसका जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये शोर मंदिर है, और पाषाण ईंटों का प्रयोग करके इमारती मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। इंग्लिश में कहा जाएगा स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, मतलब स्ट्रक्चर से आ गया ये देखो शोर मंदिर है। यहीं पर मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उनको बुलाया था, और यहीं पे उन्होंने मीटिंग की थी। ये मंदिर है, देखो कितना सुंदर मंदिर है, समुद्र के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। ये देखो इस तरफ भी समुद्र है, इस तरफ भी ये समुद्र, बीचों बीच समुद्र के बनाया गया है। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। अब देखो इसकी चौथी शैली देखते हैं। चौथी शैली का नाम है नंदी बर्मन शैली। ठीक है, तो नंदी बर्मन शैली, इसका काल देखते हैं 800 से 900 ईस्वी तक ये रहता है। और इसके समय में, इसके शैली के समय क्या होता है, छोटे मंदिरों का निर्माण होता है। और देखो एक मंदिर का नाम है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। ये सब मैचिंग करने को आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। देखो कांची का जैसे मुक्तेश्वर मंदिर है, कांची दे दिया जाएगा। दूसरी जगह जो मंदिर है शोर मंदिर, तो उसके सामने महाबलीपुरम दे दिया जाएगा। तो इस तरह से मैचिंग करनी होती है। एक मंदिर है तिरुपैन का वीराटनेश्वर मंदिर। एक है परशुरामेश्वर मंदिर। तो ये देखो ये पल्लव काल के ये सब मंदिर हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि पल्लव राजाओं के शासन जो है वो काल, वो कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। बात को समझे आप। उसके बाद में पल्लव कला का जो प्रभाव है वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि चोल वंश के ऊपर पड़ता है, पांड्य कला पर पड़ता है। और इस तरह से ये पूरी जो कला और आर्किटेक्चर है, जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है, ये पूरे दक्षिण एशिया तक फैल जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो पल्लव वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जितनी भी समरी हो सकती है तो वो मैंने समरी लेने की कोशिश की। और आने वाले समय में मैं और इस पे क्वेश्चन बनाता रहूंगा, और अलग अलग तरह के वीडियो क्वेश्चन बना के इसमें डालता रहूंगा। ठीक है, तो आपकी जो भी ज्ञान है वो अपग्रेड ही होना है, इससे कम नहीं होना है। ठीक है, तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।